नमस्कार साथियों। चाइना और पाकिस्तान के द्वारा G20 की कश्मीर में टूरिज्म को लेकर आयोजित की गई समिट को लेकर जिस तरह का बाइकॉट प्रोपेगेंडा शुरू किया गया था वो अपने ही प्लान में पूरी तरह से गलत साबित हुआ, पूरी तरह से फेल साबित हुआ है। मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया G20 की कश्मीर गैदरिंग में और बहुत ही इंटरेस्टिंग फुटेजेस वहां से सामने आ रही हैं। जो हमारे विदेशी मेहमान हैं इन्होंने काफ़ी इंजॉय भी वहां पर किया है, बहुत ज़्यादा घूमे फिरे हैं। और आप लोग एक्चुअल में ये सोच रहे होंगे ना कि कश्मीर में G20 की समिट है, इसका मतलब क्या हुआ होगा? बहुत ही टाइट सिक्योरिटी के साथ इनको वहां ले जाया गया होगा, वहां पर इन्होंने मीटिंग की होगी और पूरी टाइट सिक्योरिटी के साथ इनको वापस ले आए होंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। देखिए, कश्मीर के को लेकर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से पाकिस्तान ने भारत की छवि बनाई है कश्मीर को लेकर, बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तान ने बदनाम किया हुआ भारत को। इसलिए इस तरह की समिट्स बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि आप जानते हैं कि जिस तरह की कश्मीर की छवि पूरी दुनिया में सामने आ रही है कि कश्मीर एक बहुत ही बड़ा टूरिस्ट एरिया होने के बावजूद भारत के नागरिक तक वहां पर नहीं जाते। भारत के नागरिक स्विट्जरलैंड घूमने जाते हैं, यूरोप घूमने के लिए जाते हैं, जबकि उनसे कहीं ज़्यादा बहुत ही बेहतर जगह है हमारे कश्मीर में है, यहाँ पर नहीं जाते। खुद हमारे जो फिल्म स्टार रामचरण हैं, इन्होंने कल डांस किया था नाटू नाटू सॉन्ग में, जो साउथ कोरिया के एम्बेसडर है वहां पर इसको प्ले किया था। और आप जानते हैं नाटू नाटू ऑस्कर विनिंग सॉन्ग है और बहुत ही ज़्यादा आरआरआर मूवी का है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर आए थे, साउथ कोरिया के एम्बेसडर के साथ ही नाच रहे थे और उन्होंने बहुत ही बेहतर बात की थी कि हमारे देश के जो फिल्म स्टार्स होते हैं, हमारे देश के जो फिल्म निर्माता होते हैं, वो हमारे देश में कश्मीर है। सोचिए, वहां पर इतने इंटरेस्टिंग सीन्स, इतने बेहतर बेहतर वहां पर जगह है जहां पर शूटिंग की जा सकती है, लेकिन वो इसी तरह के सीन्स को फिल्माने के लिए पूरी दुनिया के अलग अलग देशों के चक्कर लगाते हैं। स्विट्जरलैंड जाते हैं, यूरोप जाते हैं। और ये जो देश है ना, स्विट्जरलैंड है, यूरोप के बहुत सारे देश हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड है, यहां पर प्राकृतिक दृश्य बहुत बड़ी मात्रा में है और वहां पर पूरी दुनिया के फिल्म स्टार अलग अलग फिल्मों के सीनों को फिल्माने के लिए जाते हैं। जबकि इससे भी अच्छे फिल्मी सीन हमारे यहां पर कश्मीर में है, उसके बावजूद हमारे देश के ही फिल्म स्टार वहां पर नहीं जाते। और रामचरण कहते हैं कि जिस तरह से हमारे यहां पर 370 आर्टिकल जब से खत्म हुआ है, 35 आर्टिकल जब से खत्म हुआ, तब से कश्मीर का जुड़ाव भारत को लेकर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और अब आने वाले समय में जो हमारे जो फिल्म निर्माता होंगे वो कश्मीर में आएंगे, यहां पर बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग करेंगे और इससे लिटरली जो फायदा होगा वो कश्मीर के नागरिकों को ही होगा। क्योंकि अगर फिल्में बनती है ना, तो फिल्मों को बनने के साथ साथ वो जगह भी पॉपुलर होती है और उस जगह को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। और दूर दूर से अगर लोग आएंगे, टूरिज्म अगर बढ़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर विदेशी लोग अपना पैसा खर्च करेंगे और वहां की इकोनॉमी बढ़ेगी, वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा और बहुत ही बेहतर चीजें यहां पर आयोजित होंगी, ठीक है। तो जिस तरह से पाकिस्तान और चाइना ने एक बाइकॉट प्रोपेगेंडा शुरू किया था, आप जानते हैं कि जो कश्मीर में जो समिट आयोजित की थी ना, वो कोई बहुत बड़ी मिनिस्टर्स की समिट नहीं थी, वो एक बहुत ही छोटी सी समिट थी, वर्किंग ग्रुप की समिट थी। और आमतौर पर जो वर्किंग ग्रुप की समिट्स होती है, इनको मीडिया में कोई खास कवरेज नहीं मिलती है। खुद इंडियंस को भी अगर ये कश्मीर के अलावा किसी दूसरे जगह पर आयोजित की होती तो शायद इंडियंस भी इस ओर ध्यान नहीं देते। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान ने एक प्रोपेगेंडा शुरू किया था, पाकिस्तान ने तो बाकायदा एक पूरा का पूरा डिप्लोमेटिक कैंपेन शुरू कर दिया था भारत के खिलाफ। इस्लामिक जो कंट्रीज हैं इनसे कहा था कि आप लोग कश्मीर की जो मीटिंग है इसका पूरा बाइकआउट कीजिए। एक पूरा का पूरा डिप्लोमेटिक कैंपेन इन लोगों ने लॉन्च कर दिया था कि कश्मीर भारत का हिस्सा है ही नहीं, कश्मीर पाकिस्तान का है, कश्मीर हमारा है। तो भारत कौन होता कश्मीर में G20 की समिट को आयोजित करने वाला? तो इस तरह से बहुत सारी बातें इन्होंने कही थी। लेकिन फाइनली जो G20 की कश्मीर समिट है, इसको लेकर पाकिस्तान का भ्रम दूर हो गया। पूरी दुनिया कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा मानती है और अगर मानती नहीं होती तो G20 की कश्मीर समिट को लेकर आती ही क्यों? आपको मैं बताऊंगा कि 2-3 देश ऐसे हैं जो कश्मीर की समिट में जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था और उनकी क्या मजबूरी थी कि कश्मीर की समिट में पार्टिसिपेट करने से उनके देश को कितना नुकसान होता है, उसके बारे में भी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन जिस तरह का हाइप क्रिएट किया था चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर, तो इस मीटिंग को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही थी, ठीक है। पूरी दुनिया में एक छोटी सी मीटिंग होती है, सोचिए टूरिज्म को लेकर एक वर्किंग ग्रुप की मीटिंग होती है, वो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी थी। तो यही पूरा मामला था और भारत ने भी लगातार जो है अपनी पूरी तरह से डिप्लोमेसी यहाँ पर साबित की है कि हमारी विदेश नीति कितनी बेहतर अपने आप में। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ देश ऐसे थे, ये आप जानते हैं कि ये हमारे सिंगापुर के ओनवॉय हैं भारत में, इन्होंने भी अपनी बहुत सारी फोटोज इत्यादि ट्वीट की है और वहाँ के लोग भी इनको देख रहे होंगे। और जिस तरह से आप जानते हैं कि अगर इसी तरह के मीटिंग्स और ज़्यादा कश्मीर में आयोजित की जाती तो कश्मीर में जो है और ज़्यादा इंटरनेशनली चर्चा का विषय बना रहेगा। और जिस तरह का हाइप पाकिस्तान ने क्रिएट किया है कि कश्मीर में आतंकवाद है, वहाँ के लोगों ने विद्रोह किया है सरकार के खिलाफ, भारत सरकार के खिलाफ, तो अगर इस तरह की मीटिंग्स आयोजित होंगी तो कश्मीर का इंटरनेशनली नाम होगा और भी बहुत सारे टूरिस्ट हमारे यहाँ पर आएंगे, जिससे ऑटोमेटिकली कश्मीर के नागरिकों को ही फायदा होगा। अब आपको बता देना चाहते हैं कि कौन कौन
कौन से वो देश थे जिन्होंने कश्मीर में G20 की समिट में पार्टिसिपेट नहीं किया। देखिए टोटल 17 देश हैं, ठीक है, जो मेन है उन्होंने पार्टिसिपेट किया। जो पार्टिसिपेट नहीं करने वाले, देखो G20 है 20 देश है तो ऑब्वियस सी बात है 3 बचेंगे। तो 3 में से एक चाइना ने पार्टिसिपेट नहीं किया, दूसरा एक टर्की ने पार्टिसिपेट नहीं किया, तीसरा जो है सऊदी अरब ने पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक है। जिसमें से आप जानते हैं चाइना तो पाकिस्तान का सदाबहार मित्र है। चाइना का G20 की मीटिंग में पार्टिसिपेट न करने का उद्देश्य है कि देखिए इससे पहले आपको पता होगा कि भारत ने G20 की एक समिट अरुणाचल प्रदेश में भी आयोजित की थी। तो चाइना नहीं चाहता है कि भारत ऐसे इलाकों में अपनी समिट को आयोजित करे जिससे वो डिप्लोमेटिकली, ठीक है, G20 के बहाने इन इलाकों को क्लेम करना शुरू कर दिया। आप जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश को चीन अपना अभिन्न हिस्सा मानता है, हालांकि उसके बस की बात नहीं है अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करने की। वो एक तरह से मॉरल दबाव बनाना चाहता है कि भारत ऐसे स्थानों पर आयोजित न करे G20 की समिट को, न तो पहले करे ना आगे करे, ठीक है। तो ये चाइना का उद्देश्य हो सकता है। और आप जानते हैं कि चाइना का सदाबहार मित्र पाकिस्तान है और बिना पाकिस्तान की सहायता के चाइना भारत को घेरने में सक्षम नहीं होगा। और पाकिस्तान का जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस तो है ही, साथ में ज्योग्राफिक इंपॉर्टेंस भी इसके लिए है। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ टर्की ने इससे पहले जो Y20 की बैठक हुई थी कश्मीर यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में, उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो पाकिस्तान ने इससे बहुत ज़्यादा नाराजगी जाहिर की थी। और मैं आपको जानता हूं कि जो विदेश नीति के संबंध होते हैं ना, वो रातों रात नहीं बदले जा सकते। टर्की के बहुत ही पुराने संबंध हैं पाकिस्तान के साथ। देखो टर्की भारत विरोधी पहले नहीं था, पहले टर्की का और भारत के बीच में बहुत अच्छे संबंध थे। टर्की और भारत के बीच में ट्रेड भी होता था, लेकिन जो ट्रेड टर्की और भारत के बीच में होता था उसमें टर्की को नाम मात्र का भी फायदा नहीं होता था, सारा फायदा भारत को मिलता था, क्योंकि भारत अपना बहुत बड़ी तादाद में सामानों का एक्सपोर्ट टर्की को कर जाता था, जबकि टर्की ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पाता था। इसलिए टर्की को टोटली लॉस होता था भारत के साथ व्यापार करने में। दूसरा मैं आपको बता चुका हूं कि टर्की इस्लामिक देशों का मसीहा बनना चाहता था, और इस्लामिक देशों का दूसरा मसीहा आप जानते हैं पाकिस्तान। और पाकिस्तान के साथ टर्की ने इतने अच्छे संबंध स्थापित किए कि टर्की और पाकिस्तान के बीच में जो ट्रेड होता है ना, उसमें टर्की को बहुत ज़्यादा फायदा होता है, ठीक है। टर्की क्या करता है, बहुत सारे अपने हथियारों का व्यापार इसके साथ करता है। आप जानते हैं कि चाइना ने हथियारों के क्षेत्र में कुछ खास काम नहीं किया। चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, वहाँ पर सामान बनता है, इलेक्ट्रॉनिक सामान बनता है जो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है, लेकिन चाइना के पास हथियारों के क्षेत्र में कोई खास महारत हासिल नहीं है। तो पाकिस्तान क्या करता है, ड्रोन होते हैं, राइफल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें टर्की से इंपोर्ट करता है, और इसको टर्की बहुत ज़्यादा महंगे दाम में, बता चुका हूँ आपकी, कि अगर आप आलू, प्याज, टमाटर, गेहूं ये सब बेचते हो ना, तो इससे कोई फायदा नहीं होता। अगर आप हथियारों का व्यापार करता है अगर कोई देश, तो एक ही जो अगर डील होती है उसमें बहुत ज़्यादा पैसे कमा जाते हैं। तो तुर्की क्या करता है, पाकिस्तान को बहुत बड़ी तादाद में हथियारों का एक्सपोर्ट करता है और सामानों का भी एक्सपोर्ट करता है। और अगर रातों रात टर्की अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन चेंज कर दे, भारत के साथ झुक जाए, तो भारत तो इसको ऑर्डर नहीं देने वाला। तो पाकिस्तान के साथ इसके अगर संबंध अच्छे होंगे तो इसको जियोपॉलिटिकली तो घाटा होगा, साथ में इकोनॉमिकली भी बहुत घाटा होगा। इसलिए तुर्की की मजबूरी है पाकिस्तान के साथ बने रहने का। तीसरा मैं आपको बता चुका हूं, सऊदी अरब ने भी इस मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस तरह से चाइना पूरी तरह से पाकिस्तान के गोद में बैठा हुआ था कि हम बाइकआउट करते हैं, पाकिस्तान कह रहा था बाइकआउट करते हैं, लेकिन टर्की और सऊदी अरब भले ही इन्होंने मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन इन्होंने किसी भी तरह के आक्रामक शब्दों का प्रयोग नहीं किया कि भारत कश्मीर में ऐसा नहीं कर सकता, हम बाइकआउट कर दें। इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन ये चुप रहे, शांत बने रहे, ठीक है। और आमतौर पर मैं आपको बता दूं तो इतनी छोटी छोटी मीटिंग्स में बहुत सारे देश होते हैं जो स्किप करते हैं। भारत भी G20 की, जब भारत को G20 में एज ए गेस्ट पहले बुलाया जाता रहा था G7 में और G20 में, तो बहुत सारे दुनिया के अलग अलग देशों में जो छोटी छोटी मीटिंग है, भारत ने भी उन मीटिंग्स को आमतौर पर अटेंड नहीं किया। तो एक वर्किंग ग्रुप की अपने आप में मीटिंग थी। और तीसरा मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो कुछ हमारे फ्रेंड कंट्रीज थी, जैसे कि उनमें से इजिप्ट था, ठीक है। भारत ने इजिप्ट को इनवाइट किया था, लेकिन उसका ना आना भी अपने आप में बहुत ज़्यादा सेटबैक है। इसके पीछे का कारण मैं आपको बताता हूँ, इजिप्ट की जो हिस्ट्री है ना अपने आप में, ये आप देख पा रहे होंगे, इजिप्ट ये देश है, ये वाला जो इलाका है ना इसको सिनाई पेनिसुला बोलते हैं। और यहाँ से इधर का जो इलाका है ये वाला, ये पूरा का पूरा इजराइल है, ठीक है। तो इजराइल क्या है, एक यहूदियों का देश है, और इजराइल की इजिप्ट के साथ बहुत ही कट्टर दुश्मनी है, और पाकिस्तान की भी क्या है, इजराइल के साथ बहुत ही कट्टर दुश्मनी है। और इजिप्ट और इजराइल के बीच में कई बार वॉर हो चुके हैं। इजिप्ट ने इधर सऊदी अरब, इनको 4-5 देशों को एक साथ एक ही बार में हरा रखा है, ठीक है। तो एक बार तो ऐसा हो गया था कि ये जो इजिप्ट का ये वाला पूरा का पूरा ये जो पेनिसुला है ना, सिनाई पेनिसुला है, इसको इजराइल ने अपने कब्जे में ले लिया था। और उस समय पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी इजिप्ट को। और इतिहास में जब भी इजिप्ट के और इजराइल के बीच में वॉर हुआ है, पाकिस्तान ने अपने सोल्जर्स तक वहाँ पर भेजे हैं, अपने हथियार वहाँ को दिए हैं। और इजिप्ट और पाकिस्तान के रिलेशंस क्या हैं, बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। बहुत ही प्राचीन काल से इन दोनों के रिलेशंस है, जैसे भारत और रशिया के रिलेशंस है, उसी की तर्ज पर इजिप्ट और पाकिस्तान के बहुत ही अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशंस है। क्योंकि जब भी इजराइल के साथ इनका वॉर हुआ, पाकिस्तान ने हमेशा इन मुस्लिम देशों की सहायता की है। और आपको मैं बता देता हूँ,
देता हूं कि पाकिस्तान और इजराइल के बीच में इतने बुरे संबंध है ना। जो इजिप्ट का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? इजराइल है। पाकिस्तान इजराइल को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं करता। पाकिस्तान कहता है इजराइल नाम का कोई देश नहीं है। खुद इनके पासपोर्ट में लिखा रहता है कि हमारा पासपोर्ट सारी दुनिया के लिए वैलिड है, सिर्फ इजराइल के लिए नहीं है। ठीक है, तो इतनी बड़ी दुश्मनी पाकिस्तान और इजराइल के बीच में। तो आप सोच सकते हैं कि इजिप्ट के लिए पाकिस्तान कितना महत्वपूर्ण है। हालांकि भारत के साथ भी इजिप्ट के बहुत अच्छे संबंध है और इसी वजह से भारत ने, इससे पहले आप जानते हैं कि रिपब्लिक डे की जो परेड थी उसमें इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट है अल-सीसी, अब्दुल फतेह अल-सीसी, इन्हें चीफ गेस्ट बनाया था। इसके अलावा भारत ने इसको गेहूं भी बहुत बड़ी तादाद में एक्सपोर्ट किया था और हमारी डिफेंस डील भी बहुत सारी हो रही थी। इससे पहले आप जानते हैं कि हमारा जो एक हेलीकॉप्टर था, छोटा सा फाइटर जेट था, हल्का लड़ाकू विमान था, उसको बेचने की बात चल रही थी इजिप्ट के साथ। हालांकि वो डील फाइनल नहीं हो सकी, तो इजिप्ट ने जो है पार्टिसिपेट नहीं किया। हालांकि जो इजिप्ट है वो G20 का कंट्री नहीं है, तो इसके पार्टिसिपेट न करने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो कहने का मतलब कि पाकिस्तान ने जिस तरह का डिप्लोमेटिक कैंपेन लॉन्च किया था कि पूरी दुनिया में कोई भी देश कश्मीर में जो समिट आयोजित हो रही है उसमें हिस्सा न ले, कश्मीर हमारा है। ठीक है, भारत कौन होता है कश्मीर में G20 की समिट को आयोजित करने वाला? भारत कश्मीर में लगातार मानवाधिकारों का हनन कर रहा है, कश्मीर में बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान ने अपने टेररिस्ट को भारत की जो LOC है ना, इसके लॉन्चिंग पैड्स पर खड़ा रखा था कि G20 की कश्मीर समिट से पहले ऐसा धमाका भारत में करो, ऐसा धमाका भारत में करो कि ये समिट हो ही ना पाए। और खुद पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने भारत को धमकी दी थी कि पाकिस्तान भारत में G20 की समिट को ठीक से होने नहीं देगा। हालांकि ये तो सिर्फ टूरिज्म की समिट थी जो कि कश्मीर में आयोजित होने वाली थी और आप जानते हैं इस समिट से पहले भारत की जो सुरक्षा बल थे उन्होंने बहुत सारी पाकिस्तान की नाकाम हरकतों को नाकाम किया है। ठीक है, नापाक हरकतों को नाकाम किया। इसके अलावा LOC पर बहुत बड़ी तादाद में हमारे देश के सोल्जर्स हैं जो लगातार वहां पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान का प्रयास है कि कश्मीर में एक बहुत बड़ा अटैक करके इसको पूरी दुनिया में हाइप किया जाए। जिस तरह से अभी कश्मीर की बेहतर से भी दुनिया के सामने गई है, ठीक इसी की तर्ज पर बहुत बड़ा टेरर अटैक हम यहां पर करें। पाकिस्तान लगातार इसका प्रयास कर रहा है और पाकिस्तान अगर जो फाइनेंस ना करे तो कश्मीर की हालत ऑटोमेटिकली सुधर जाएंगे। जितने भी लोग पाकिस्तान में आतंकी हमलों को अंजाम दे रहे हैं वो सब फॉरेन टेररिस्ट आजकल दिख रहे हैं। ठीक है, इससे पहले आपको पता होगा कि पुंछ के इलाके में भारतीय सेना के एक ट्रक पर हमला कर दिया जिसमें हमारे 5 जवान शहीद हो गए थे। वो जो आतंकी थे वो विदेशी पाकिस्तानी आतंकी थे। इसके अलावा जो वहाँ के जंगल में जब सर्च ऑपरेशन हुआ था वहाँ पर भी अटैक करने वाले पाकिस्तान के ही आतंकी थे। तो पाकिस्तान लगातार चाहता है, देखो पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालत इतनी खराब हो गई कि वहाँ का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो $4 बिलियन के पास पहुँच गया, जबकि भारत का $600 बिलियन के आसपास है। ठीक है, तो आने वाले समय में पाकिस्तान के पास इतने भी पैसे नहीं रह जाएंगे कि वो अपने लिए ऑयल इंपोर्ट कर सके। तो आने वाले समय में पाकिस्तान का दिवालिया होना तय है और आने वाले 50 सालों तक पाकिस्तान चीन और पूरी दुनिया के कर्ज के बोझ तले डूबा रहेगा और उसके पास इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो भारत पर अटैक करके कश्मीर को ले सके। तो पाकिस्तान ने अपनी साफ साफ नीति बना रखी है कि जिस मंच पर हम खड़े होंगे वहां पर भारत की कश्मीर को लेकर आलोचना करेंगे। कश्मीर में इसी तरह से हम टेररिस्ट को भेजते रहेंगे, वो वहां पर अटैक करेंगे और एक तरह का छद्म युद्ध कश्मीर मुद्दे को लेकर पाकिस्तान चलाए रखना चाहता अनंत काल तक। ठीक है, तो यही सब कुछ चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में कश्मीर में स्थितियां बेहतर होंगी और इसी तरह की समिट जो जिस तरह से टूरिज्म की समिट यहां पर आयोजित की थी, इसी की तरह कल क्वाड की जो समिट्स होती हैं वो अरुणाचल प्रदेश और यहां पर आयोजित की जाए। और भी बेहतर जो समिट्स होती हैं पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली हराने के लिए, भारत को समय समय पर कश्मीर की छवि को बेहतर करने के लिए इस तरह की समिट्स का आयोजन लगातार करते रहना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन में जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं आप उसे ठीक से समझ पाए होंगे। तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।